हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स करना है। सबसे पहला पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या रेक्टेंगल्स को स्क्वायर भी कह सकते हैं? तो इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपको सेकंड वाली फिगर पे ध्यान देना है। अगर सेकंड वाली फिगर की सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाली फिगर से मैच करती है तो आपको ट्रू लिखना है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से मैच नहीं करती तो आपको फॉल्स लिखना है। तो सेकंड वाली फिगर क्या है यहाँ पे? स्क्वायर। आप जानते हो कि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल की चारों साइडें इक्वल नहीं होती है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में नहीं आती, इस वजह से यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। ठीक है। बी पार्ट क्या है? ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। क्या रोम्बसिस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज चेक करनी है, सेकंड वाले की प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो यस, यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रोम्बस में आती हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे ट्रू लिखना है। सी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। स्क्वायर्स को हम रोम्बसेस और रेक्टेंगल्स भी बोल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले रोम्बसेस का चेक करते हैं। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में चारों साइडें इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी ऐसा होता है। रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी ऐसा होता है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज तो स्क्वायर से मैच करती हैं। अब रेक्टेंगल्स का देखते हैं। रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। स्क्वायर में अगर आप देखोगे, स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में भी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आती है, इस वजह से यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन सारी फिगर्स की, इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 4 देख लेना मेरा, उसके अंदर मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई है। ठीक है। इन सबको डिस्कस करा है, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सबकी प्रॉपर्टीज को वहां पे डिस्कस करा है। अगर आपको नहीं पता तो वो लेक्चर नंबर 4 आप देख लेना। ठीक है। डी पार्ट करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज चेक करनी है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में भी होती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर आ रही है, इसका मतलब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्क्वायर पैरेललोग्राम है। ठीक है। ई पार्ट करते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या काइट्स को हम रोम्बस बोल सकते हैं? तो इसके लिए हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज को चेक करना होगा। रोम्बस के अंदर क्या होता है? रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन काइट के अंदर ऐसा नहीं होता। काइट के अंदर चारों की चारों साइडें इक्वल नहीं होती, काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट के अंदर नहीं आती, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते क्योंकि काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी आती ही नहीं है, और जब प्रॉपर्टी नहीं आती तो हम उसे रोम्बस क्यों बोलेंगे? ठीक है ना। अब अगला पार्ट करते हैं, एफ। एफ पार्ट है आपका, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। क्या रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं क्या? इसके लिए हमें काइट की प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा।
काइट के अंदर क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। रोम्बस के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस के अंदर चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी। काइट के अंदर डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और रोम्बस के अंदर भी ऐसा होता है, डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो इस वजह से काइट की प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर आती है, तो रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं। तो यहां पे आएगा ट्रू। क्लियर। जी पार्ट है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। क्या पैरेललोग्राम्स को ट्रेपेजियम बोला जा सकता है? तो इसके लिए हमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। ट्रेपेजियम में एक पेयर होता है साइड्स का जो कि अपोजिट होता है और पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में भी ऐसा होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अंदर भी आती है। इस वजह से पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो यहां पे आएगा ट्रू। अब करते हैं एच पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। क्या स्क्वायर को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं क्या? तो इसके लिए हमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। अगेन वही प्रॉपर्टी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है। और स्क्वायर में भी ऐसा होता है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ रही है, इस वजह से हम स्क्वायर को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। यहां पे हमें क्वाड्रिलेटरल्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला पार्ट है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें फोर साइड्स इक्वल होती हैं? तो दो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, एक तो स्क्वायर जिसमें चारों साइडें इक्वल होती है, और एक रोम्बस जिसके अंदर भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। स्क्वायर और रोम्बस। क्लियर। बी पार्ट है, ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसमें फोर राइट एंगल्स होते हैं? तो हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। दोनों फिगर्स, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में 90-90 डिग्री के एंगल होते हैं, चारों के चारों। ठीक है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। पहला पार्ट है, अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है? स्क्वायर के अंदर फोर साइड्स होती है, आपको पता है, और क्वाड्रिलेटरल भी उस फिगर को कहते हैं जिसके अंदर फोर साइड्स हो। ठीक है ना। तो इस वजह से स्क्वायर को एक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। आपको आंसर में क्या लिखना है? स्क्वायर हैव फोर साइड्स सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर के पास फोर साइड्स होती हैं, इस वजह से उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है, अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे है? तो आप जानते हो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो इस वजह से स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो आपको आंसर में यही लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट है, रोम्बस। स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है? आप जानते हो कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही साथ रोम्बस की भी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस वजह से स्क्वायर को एक रोम्बस भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको इसके आंसर में लिखना है, ऑल साइड्स आर इक्वल सो स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर के अंदर चारों साइडें इक्वल होती हैं, इस वजह से उसे रोम्बस भी कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं? स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे है? तो इसके लिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज चेक करो। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना। स्क्वायर के अंदर भी ऐसे ही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल के अंदर चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के अंदर भी ऐसे ही होता है, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इस वजह से स्क्वायर को एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं
और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस वजह से स्क्वायर को एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्लियर? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, फर्स्ट पार्ट है बाइसेक्ट ईच अदर। हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम देना है जिनमें डायगोनल्स एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला क्वाड्रिलेटरल होगा इसके अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड होगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड होगा रोम्बस और फोर्थ होगा पैरेललोग्राम। इन चारों के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे क्वाड्रिलेटरल्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर देख लेना लेक्चर नंबर 4। क्लियर? अब करते हैं सेकेंड पार्ट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम देना है जिनमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल तो बनाए ही बनाए, साथ ही साथ एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करें। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते हैं? पहला है स्क्वायर और दूसरा है रोम्बस। यही दो क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी बनाते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट है आर इक्वल। मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बताना है जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो। तो कौन से दो क्वाड्रिलेटर्स हैं? पहला क्वाड्रिलेटर है स्क्वायर और दूसरा क्वाड्रिलेटर है आपका रेक्टेंगल। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हों और जितने भी डायगोनल्स बन रहे हैं उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो। अगर ये दो कंडीशंस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है तो उसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर देखो, दो डायगोनल होते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये इसके दो डायगोनल, ये दोनों के दोनों डायगोनल रेक्टेंगल के अंदर है। ठीक है ना? और रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि चारों के चारों एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो यही हमें लिखना है, इन रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स। दो डायगोनल होते हैं, बोथ लाइंग इनसाइड द रेक्टेंगल। दोनों के दोनों रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। इस वजह से हम रेक्टेंगल को एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। क्लियर? ये आपको लिखना है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O जो है मिड पॉइंट है इस राइट एंगल की अपोजिट साइड का। तो देख सकते हो राइट एंगल यहां बन रहा है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली साइड AC। इसके ऊपर O जो है मिड पॉइंट है। ठीक है? एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। आपको ये बताना है कि O जो है इक्विडिस्टेंस पे क्यों है A से, B से, C से। ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। ABC ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है? आप क्या करो, यहां पे इस तरीके से डॉट्स बना करके, ये बुक में भी बनाया हुआ है, डॉट्स बना करके इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है? तो अब ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है ना?
ये ए बी सी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, और आपने जब इसको ऐसे एक्सटेंड करा तो ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप लिखोगे यहां पे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? अब देखो, रेक्टेंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो AC डायगोनल किसको बाइसेक्ट कर रहा है? BD डायगोनल को, ठीक है, और BD डायगोनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो BO और एक OD। तो BD डायगोनल बाइसेक्ट हो गया 2 पार्ट्स में, BO और OD, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। इसी तरीके से इस BD डायगोनल ने AC डायगोनल को काटा, AC डायगोनल को इंटरसेक्ट करा, इस तरीके से इंटरसेक्ट करा कि यहां पे AC डायगोनल भी 2 पार्ट्स में टूट गया, 2 पार्ट्स में बट गया। एक तो हो गया AO ये वाला पार्ट, और एक हो गया OC ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो AC डायगोनल एक्चुअली BD डायगोनल के इक्वल है। क्लियर? अब AC डायगोनल 2 पार्ट्स में है, एक तो है AO और एक है OC। तो AO प्लस OC ये दोनों मिलकर AC डायगोनल को बना रहे हैं। इसी तरीके से BD डायगोनल भी 2 पार्ट्स में है, एक तो है BO और एक है OD। तो BO प्लस OD ये दोनों मिलकर BD डायगोनल को बना रहे हैं, ठीक है। अब AO प्लस OC देखो, OC किसके इक्वल है? AO के इक्वल है, ठीक है ना। तो OC की जगह मैं AO लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो OC की जगह मैंने AO लिख दिया। इसी तरीके से BO प्लस OD देखो किसके इक्वल है? BO के इक्वल है। तो OD की जगह मैं BO लिख सकता हूं, ठीक है। AO प्लस AO कितना हो जाएगा? 2AO। BO प्लस BO कितना हो जाएगा? 2BO, ठीक है। 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई में है, यहां पर भी मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? AO इक्वल टू BO, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम प्रूफ करेंगे कि O इक्विडिस्टेंट पे है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, ठीक है। AO किसके इक्वल है? BO के, ठीक है ना। साथ ही साथ AO OC के भी इक्वल है ना। तो AO किसके इक्वल है? OC। AO BO के भी इक्वल है और AO OC के भी इक्वल है। BO OD के इक्वल है, BO के इक्वल क्या है? OD। तो देखो ये चारों के चारों पार्ट्स इक्वल है, ठीक है ना। इन चारों के बीच का डिस्टेंस सेम है, जितना OC है उतना ही AO है, जितना OC है उतना ही AO है। इसी तरीके से जितना BO है उतना ही OD है, उतना ही AO है, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों पार्ट्स इक्वल है। ये प्रूफ करता है कि जो O है ये इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है A से, B से, C से और D से,
ठीक है ना। तो हम लास्ट में लिखेंगे O is equidistant from A, B, C and D। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।